हेलो एवरीवन, माय नेम इज केशव झा एंड वेलकम टू माय चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआई का पेपर टू बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का सेकेंड पार्ट, जो कि है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का। ये एग्जाम आप लोगों का 10 दिसंबर 2020 को हुआ है। मैं चाहता था कि मैं इस वीडियो को 10 तारीख को ही बना दूं, लेकिन आप लोगों के पेपर बैक टू बैक थे, 11 12 13 थे। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग बीच में डिस्टर्ब हो, एंड दैट्स व्हाई मैंने वहां पर ये वीडियो नहीं बनाई। लेकिन आज आप लोगों का पेपर एंड हो रहा है, तो मैंने कहा कि आज ये वीडियो बना लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आईसीएआई ने अपना ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर जो है वो अब वेबसाइट पर डाल दिया था, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन पेपर लिया है, वेबसाइट से उठाया है आईसीएआई की। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था वो मुझे इस बार थोड़ा अच्छा लगा देख करके, क्योंकि इस बार क्या था, इन लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन वाले नहीं पूछे आपसे पैराग्राफ। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका पैराग्राफ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। इवन आपको यहाँ पर खुद से एनालिसिस करना है और आपके व्यूज देने। तो एक तरह की केस स्टडी थी यहाँ पर, जो प्रॉब्लम दी हुई थी कि किस तरह से सही से काम नहीं कर रही है कंपनी। लोग आते हैं यहाँ पर, कोर्स करते हैं और कहीं और जाके जॉब करने लगते हैं, और इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हमारे एचआर जो है। इस टाइप का आपको टॉपिक दिया गया था। यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी बात हो रही थी कि आप कितना अच्छा एनालाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, जैसा कि बोला हुआ है कि क्या रीज़न हो सकते हैं बिहाइंड क्विटिंग, कि क्यों क्विट कर रहे हैं लोग, जल्दी सीखते हैं वहाँ पर, फिर पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। तो मेन रीज़न हो सकता है बेसिकली कंपनी की पॉलिसी अच्छी ना हो सकता है कि कंपनी का सैलरी का स्ट्रक्चर उतना अच्छा ना हो सकता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी ना हो। तो आपको इन बातों को यहाँ पर डिस्कस करना था। सेकंड बात यही है कि क्या इसको अमेंड और अबेंडन करने की ज़रूरत थी? तो मैं नहीं कहूँगा कि इसे अबेंडन करो, पर अमेंडमेंट तो करने की ज़रूरत थी। क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन का केस होता जा रहा था कंपनी के लिए, कि वो ट्रेनिंग देती थी, उसे फ़ायदा मिलता नहीं था, दूसरी कंपनियों को फ़ायदा मिल जाता था। तो कहीं न कहीं ये ब्रेन ड्रेन वाला कॉन्सेप्ट आ गया था यहाँ पर, तो इस वज़ह से मुझे लगता है कि हाँ, अमेंडमेंट करनी चाहिए थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, कि व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट ओवरकमिंग। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया जो जो प्रॉब्लम आपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी उसी को सुधार दो। अगर सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा करो, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, अगर कंपनी का स्ट्रक्चर सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप उसे क्या करो, बेहतर करो। है ना, यही हो सकते थे इसके रीजन। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अभी जो है नोट मेकिंग जो है वो डिस्कस नहीं करूंगा। रिसाइकलिंग के ऊपर था, 3 पैराग्राफ में था। अगर 3 पैराग्राफ के आप चाहते तो आराम से नोट्स बन सकते थे। और आपने किया भी होगा, आई एम श्योर कि आप लोगों ने किया होगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने किया होगा। पर मैं इसलिए इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर बच्चे का इसको पढ़ने का नजरिया क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए इसके लिए हम वेट करेंगे कि भैया जो आईसीएआई है वो क्या सजेस्टेड आंसर्स देती है, ताकि आप लोग उसके हिसाब से रखें। क्योंकि इट इज पॉसिबल कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये, क्या कहते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। तो हो सकता है कि मैं कोई लाइन कहूँ जो इम्पोर्टेंट हो, और आपने अगर वो ना लिखी हो तो आप लोग परेशान हो जाओगे, अरे यार ये पॉइंट हो सकता था। तो इट इज नॉट क्वाइट गुड टू डू दैट। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रहने देता हूँ। बट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बता देना, मैं खुद से लिख के एक अलग वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा पूरा सॉल्व करके। देन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ऑफकोर्स फर्स्ट चैप्टर से ही आया था, कि बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स द ट्रूथ वाइल स्पीकर मे प्ले विद वर्ड्स टू हाइड द ट्रुथ कमेंट। तो ये भी देखो, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा। इससे पहले जब भी आते थे सेकंड चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, तो वो डायरेक्ट पूछे जाते थे। कोई डेफिनेशन पूछ ली जाती थी, एडवांटेजेस पूछ लिए जाते थे, डिसएडवांटेजेस पूछ लिए जाते थे, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाती थी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपको बताना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो सच बता देती है, जबकि बातों को आप घुमा सकते हो, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो यस, जब हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरह के क्यूज को हमें ध्यान में रखना होता है। एक पर्सन जो है वो इजीली अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल सकता है। बट एट द वेरी सेम टाइम जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, कि जब वो सच बोल रहा होता है तो वो आंखों में देख के कॉन्फिडेंस में बोल रहा होता है, जब वो झूठ बोल रहा होता है तो वो आंखें चुरा रहा होता है, उसके खड़े होने का तरीका। तो यस, बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सच जानने के लिए। इसी चीज को आपको कमेंट करके यहाँ पर बता रहा, मैं कमेंट नहीं बोल रहा, बट कमेंट करके आपको बता रहा। सो दैट दैट इज इट। वो होता है, इसको इस तरीके से लिखना था, ठीक है। देन हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, दैट इज सेंटिलेटिंग। तो सेंटिलेटिंग का जो मतलब होता है बेसिकली वो चमकदार होता है, ठीक है। तो चमकदार का अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भैया अगर चमकदार है
तो करेक्ट आंसर हमारा ग्लिटरिंग होगा। ग्लिटरिंग आपको लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सेकंड का जो ये आंसर था वो ग्लिटरिंग था। देन उसके बाद अगर हम जाते हैं तो फेडिलिटी। देखो फेडिलिटी का जो मतलब होता है ना वो होता है शिद्दत। फेडिलिटी का मतलब होता है शिद्दत। बेसिकली आप किसी चीज को कितना चाहते हो। तो जब चाहते हो तो यहाँ पर हमसे पूछा गया एंटोनिम यानी उल्टा यानी ना चाहना। तो कमिटमेंट अगर आप किसी चीज को लेकर के हो तो ये क्या होती है, ये भी होता है शिद्दत। अगर आप किसी चीज को लेकर डिवोशन में हो तो ये भी शिद्दत ही हो गई। तो ये दो वर्ड तो हट ही गए। अब आते हैं इनकंसिस्टेंसी एंड एम्बिशियस। तो अगर आप किसी चीज के पीछे हो कि मुझे ये करना ही करना है तो एम्बिशियस होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या पूछा हुआ है, फेडिलिटी का एंटोनिम उल्टा पूछा हुआ है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ये है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी ना तो हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ। हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आप लोगों का इनडायरेक्ट स्पीच का सेकंड चैप्टर का पार्ट है। वरुण सेड एवरी किड शुड लर्न कोडिंग। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर आपको पैसिव तो बनाना नहीं है, जो शुड बी करोगे, इनडायरेक्ट बनाना है। ये एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो हैबिचुअल एक्शन के तौर पे ला सकते हो। इसकी हैबिट नहीं है बट इसका एक सजेशन टाइप का है ये। तो सजेशन में तो हमें पता है ना कि हम लोग चेंज नहीं करते हैं, टेंस को हम लोग सजेशन नहीं करते हैं चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, वरुण सेड दैट एवरी किड शुड लर्न कोडिंग। यही अगर आप उसको हिंदी में पढ़ते हो तो इसमें क्या है, वरुण ने कहा सब बच्चों को कोडिंग सीखनी चाहिए। अगर मैं इसको किसी और को बता रहा हूँ, यानी कि मैंने वरुण को बोलते हुए सुना और मैं अपने किसी फ्रेंड को, वरुण ने बोला था कि हर बच्चे को सीखना चाहिए, तो कुछ चेंज किया क्या मैंने, तो बस यहाँ पर भी नहीं करूंगा। वरुण सेड एवरी किड शुड लर्न कोडिंग। यहाँ पर शुड बी लर्निंग कोडिंग इस टाइप का आप लोग कुछ ना करें, ये सेम हो जाएगा, बस दैट लग जाएगा बीच में। वरुण सेड दैट एवरी किड शुड लर्न कोडिंग, बात खत्म। नेक्स्ट जो आपका सी पार्ट है ऑफकोर्स प्रेसी राइटिंग का था, और प्रेसी राइटिंग का ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ था इन लोगों ने पैराग्राफ, मैंने खुद भी पढ़ा, काफ़ी सही था। अब आप लोग इसे वन थर्ड कर पाए होंगे, नहीं कर पाए होंगे, ये तो खैर बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि प्रेसी में प्रॉब्लम आती ही आती है, वो समरी की तरह लिख देते हैं। आई होप आप लोगों ने समरी की तरह ना किया हो। तो जैसे कि मैंने नोट मेकिंग का कहा समरी के लिए, और इसको भी इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी प्रेसी हो सकती है कि अलग हो, और मेरी प्रेसी होगी तो मैं वो पहले से लिख के रखूंगा एक कॉपी में, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट उसके वीडियो बना सकूँ। यहाँ पर लिखने बैठूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों को फिर भी अगर चाहिए कि मैं समरी और प्रेसी का भी बताऊं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों के साथ वीडियो कर लूंगा। ठीक है ना, एक नई वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं वही डिस्कस करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन चैप्टर 1 से, दैट व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, अ कम्युनिकेशन व्हिच इज यूज्ड इन ऑफिस, इंस्टीट्यूशंस एंड हैव सर्टेन रूल्स, है ना। वो सारी चीज़ हमारी क्या कहलाती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जो हम लोग ऑफिस में यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक हमारा एक तरीका होता है, एक आप कह सकते हैं एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि हम सबसे रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे। वो सारी हमारी क्या होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इसका एक हिरार्की के थ्रू हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर हिरार्की का हम लोग यूज़ करते हैं कि किससे कैसे बात करनी है। सो दैट इज़ योर फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर इसके और वाले की बात करूँ कि इनकोडिंग द मैटर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कमेंट। तो देखिए यहाँ पर इनकोडिंग को पहले तो डिफाइन करना था आपको, दैट व्हाट इज इनकोडिंग, करेक्ट। तो इनकोडिंग को आपको डिफाइन करना था, डेफिनेशन ऑफ इनकोडिंग लिखनी थी। आफ्टर दैट आपको ये बताना था कि ये क्यों जरूरी है। तो ऑफकोर्स अगर एक सेंडर जो है अपने मैसेज को सही से इनकोड नहीं कर पाएगा तो वो मैसेज कभी करेक्ट कन्वे होगा ही नहीं। इनकोडिंग करते वक्त उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया मैसेज कंप्लीट हो, क्लियर हो, कंसाइज हो, ये बातें उसे ध्यान रखनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर बताना था। ओके, देखिए अभी मैंने बोला कि कंसाइज, और यहाँ पर हमने बोला हुआ है कि एक्सप्रेस, बेस्ट एक्सप्रेस। तो यानी कि इसका मतलब है कि हमसे पूछा गया है कि भैया सिनोनिम क्या होगा। तो कंसाइज, कंसाइज का मतलब यही होता है कि वो छोटा हो, ब्रीफ हो। ये तो 85% 90% बच्चों ने करेक्ट किया होगा ये, अगर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट किया है तो ब्रीफ इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट, बेटर, इंटरेस्टिंग नहीं होता, कंसाइज का मतलब ब्रीफ होता है। ठीक है, देन अगेन अगला सिनोनिम आपसे पूछा गया था, दैट इज क्रिप्टिक। कि बेस्ट एक्सप्रेस पूछा जाए, वो क्रिप्टिक के लिए पूछा गया। तो
क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो होती है किसी चीज को पहेली की तरह लिखना या फिर जिसको सॉल्व करना पड़े। तो जो सॉल्व करना पड़ता है वो कहलाता है मिस्टीरियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर नंबर 3, मिस्टीरियस। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये काफी अलग एक टाइप का क्वेश्चन आया था कि बहुत ही बड़ा था, काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैं जरा बता देता हूँ आप लोगों को ये कैसे बनना चाहिए था। तो इसकी स्टार्टिंग होती है हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है इसीलिए हम लोग आस्क्ड लगाएंगे। और ये यस या नो वाला क्वेश्चन है, तो जब भी यस और नो वाला होता है यानी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज नहीं होता है, तो हम लोग इफ या वेदर जो है, सॉरी, इफ या वेदर लगा सकते हैं। तो यहां पर जो मैं करेक्ट यूज करूंगा वो करूंगा वेदर का। तो ये होगा हिज एंग्री मदर आस्क्ड वेदर ही सपोज्ड, वेदर ही सपोज्ड, सपोज का पास्ट हो जाएगा सपोज्ड, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा नॉर्मल में हो जाएगा, तो डू का डिड नहीं होगा, वेदर ही सपोज्ड हो जाएगा, वेदर ही सपोज्ड दैट ही न्यू, यू का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, और नो का क्या हो जाएगा न्यू हो जाएगा, ही न्यू बेटर देन हिज ओन फादर, बेटर देन हिज ओन फादर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हिज मदर, हिज एंग्री मदर jeered and asked whether he supposed that he knew better than his father। ये आपका करेक्ट जो है बनेगा। मुझे मालूम है ये थोड़ा सा टफ था बच्चों के लिए, क्योंकि एकदम से ऐसा आ गया था, काफी बच्चों ने नहीं किया होगा इस चीज के बारे में, बट ये हाँ ऐसे ही होना था इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपका है कि प्रोजेक्ट ऑन इंटरकनेक्टेड रिवर्स इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो ये बतानी थी कि भैया इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है। अगर सारी नदियों को हम लोग आपस में इंटरकनेक्टेड कर देते तो इससे किस किस चीज़ में फ़ायदा होगा, तो आपको एग्रीकल्चर का फ़ायदा बताना था, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा बताना था, इवन एनर्जी के सोर्स में भी फ़ायदा हो जाता है, नेचर के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को ले करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि सबसे पहली बात तो ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, ये इसमें क्या करना है, प्लानिंग क्या है कि इंडिया की मेजर रिवर्स को आप कनेक्ट करो। अगर आपको नहीं भी पता है इस टॉपिक के बारे में तो भी आप ये लिख सकते थे कि क्या फ़ायदा हो सकता था इंटरकनेक्ट करने का, क्या बेनिफिट हो सकता था कि अगर गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर महानदी को इन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक अच्छा चैनल बन जाएगा, एक वाटर वे बन जाएगा, वाटर रूट बन जाएगा इंडिया के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, साथ-साथ हम लोग उन इलाकों में भी एग्रीकल्चर के लिए पानी पहुँचा पाएँगे, इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए, जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इसके अंदर डिफाइन करना था। कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्योंकि अगर सारी नदियाँ कनेक्ट हो गई तो इट मे बी पॉसिबल कि फ्लड की परेशानी आ सकती है। देन अगर सारी नदियाँ इकट्ठी हो गई तो मे बी सॉइल एरोजन जो है वो एक बढ़ सकता है। तो ये कुछ आप पॉइंट्स डाल सकते थे कि हाँ नेगेटिव हो सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। देन जो 10th क्वेश्चन है उसका भी फर्स्ट जो है वो सिंपल सा आपसे फर्स्ट की डेफिनेशन पूछी गई थी कि एक्सप्लेन हाउ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन कम्युनिकेशन, किस तरह से ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमें पता है कि हम लोग जो भी सुनते हैं उसका 90% हम लोग भूल जाते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी इमोशनल अवेयरनेस के टाइम पे ही, आपने ये पढ़ा भी होगा कि लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जब भी आपसे कोई बात कर रहा है बी एट दैट मोमेंट, यानी कि उस मोमेंट पे रहें, वो क्या बोल रहा है वो पूरी तरह से सुने और समझे। मैंने एक ऐसी पढ़ा था कहीं पे जिसमें लिखा हुआ था कि डू नॉट डू नॉट लिसन टू आंसर बट लिसन टू अंडरस्टैंड। तो जब आप अंडरस्टैंड करने के लिए सुनते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये एक पॉइंट है, शायद ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसके अंदर इस बात को आपको एक्सप्लेन करना था, डेफिनेशन डालनी थी इस पॉइंट की एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन आपको लिखना था। अब ये जो क्वेश्चन है पहला बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपकी बुक का ही है। द क्रू क्लीन्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे। तो क्या हो जाएगा, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज क्लीन्ड बाय द क्रू। सिंपल है, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हाईवे वॉज क्लीन्ड बाय द क्रू। सिंपल इजी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अगला भी पैसिव वाला था
ये आप देख ही रहे हो यहाँ पर बाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि भैया ये जो पार्ट है टू से कहते हैं टू से लेकर के हेल्प टू सेल, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। मेन क्वेश्चन ये था जिसको आपको एक्टिव में चेंज करना था। तो बाई के बाद द होम ओनर्स लगा हुआ है, तो यहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो हमारा जो आंसर बनता वो बनता द होम ओनर्स। अब वॉज रिमॉडल्ड है, तो इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो द होम ओनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल। द होम ओनर्स रिमॉडल्ड द हाउस टू हेल्प इट सेल, ये आपका सेल, ये आपका करेक्ट बनेगा। देन ये तो पूरी तरह से बुक का ही दे रखा, तो मैंने काफी सारे बच्चों को करवा भी रखा है। दैट सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ठीक है, ये मैंने काफी बच्चों को बता भी रखा था, और ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ये भैया क्या है, एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, जैसे हमने ऊपर वाला पढ़ा है एवरी किड शुड नो शुड लर्न कोडिंग। एक लाइन है, एक बात है, एक स्टेटमेंट है, तो जो ये चेंज होगी नहीं। तो बस बीच में आपको दैट लगा देना है। सोक्रेट Socrates said that, and बाकी का सेम, देर इज नो चेंज इन टेंस और एनीथिंग, इसका सेम हो जाएगा। बहुत ही इजी मार्किंग थी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोज और कॉन्स, तो ये तो ऐसी चीज़ है जो हम लोग इस साल झेल ही रहे हैं, सारे बच्चे झेल रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन कोचिंग के कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हैं, उनके ऊपर लिखना था। पहले ऑनलाइन एजुकेशन होती क्या है, इंडिया में इसकी कंडीशन क्या है, इंडिया में इसमें अभी लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, इंडिया में लोगों को इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है, और इसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये 5-6 पॉइंट्स ही आपको डिस्कस करने थे। मैंने जैसा कि आपको बताया भी हुआ है कि भैया 250 वर्ड्स, अगर आपको कहाँ पे बोला हुआ है 250 वर्ड्स, इसका मतलब आपको 25 लाइन्स के अंदर जो है वो करना होता है। तो 5 लाइन तो आप सबसे पहले यही बता सकते थे कि भैया व्हाट ऑनलाइन और एजुकेशन है क्या? फिर व्हाई, ये क्यों ज़रूरी है आज के टाइम पे? देन उसके प्रोस गिनवा देते आप 5 लाइन, 5 लाइन उसके कॉन्स गिनवा देते कि भैया परेशानी क्या है? एंड अगर उसके बाद आपको कुछ जगह मिलती है, तो 5 लाइन्स तो आप सिर्फ़ इस चीज़ के लिए लिख सकते थे, कहते हैं सॉरी, 5 लाइन तो सिर्फ़ इस चीज़ की हो जाती है आपकी कि अ, भैया सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन या सजेशन आप कह लो, है ना? तो ये चीज़ें थी जो आप यहाँ पर कर सकते थे। तो 5-5 लाइन का भी अगर आप कर देते तो ये बहुत ही ईज़िली आप कर सकते हो। पर हाँ, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, इसलिए फटाफट करता हूँ कि एक्सप्लेन द व्हील एंड स्पोक नेटवर्क इन अ कम्युनिकेशन। तो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क के बारे में हमने जानते हैं कि ये शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही सेंटर वाला होता है इंसान, एक सेंटर में होता है। ये स्टार नेटवर्क से थोड़ा ऊपर ही था, पहले था, बाद में स्टार नेटवर्क था, उससे पहले ये बताया गया था आपकी बुक के अंदर कि व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सब उसी से क्या करते हैं, कमांड लेते हैं। तो अगर छोटा कोई ग्रुप है तो वहां पर ये बहुत अच्छा होता है, अगर पावर को हमें सेंट्रलाइज्ड करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, मैसेज को ले सकते हो, भेज सकते हो, यानी कि कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। छोटा है, फास्ट कम्युनिकेशन होती है, सब लोग डायरेक्ट सेंट्रल अथॉरिटी से कनेक्टेड होते हैं, तो ईज़ी होता है काम करना। तो उसकी डेफिनेशन लिखनी थी और बारे में बताना था, दैट्स इट। देन ये क्वेश्चन था जो मुझे लगा कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, टू बी अ मास्टरमाइंड। अब होता क्या है कि हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं मास्टरमाइंड इसके लिए जो कि भैया विलन हो, गुंडा हो, विलन हो, गुंडा हो, लेकिन यहाँ पर विलन नहीं होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो पायोनीर होगा। पायोनीर इसलिए होगा करेक्ट आंसर क्योंकि पायोनीर वो इंसान होता है जो किसी भी चीज को स्टार्ट करता है। तो मास्टरमाइंड को हम लोग इसलिए इस वर्ड में भी यूज करते हैं, ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल दिस, या ही इज द माइंड बिहाइंड ऑल दिस, यानी कि इन्होंने ये चीज स्टार्ट की है, इन्होंने ये चीज, ये नई चीज ये लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर पायोनीर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, देन सेकंड था आपका दैट एट विट्स एंड। तो विट्स जो होता है वो होता है कंफ्यूजन के लिए। ओके, कंफ्यूजन के लिए। तो इसका सिंपल सा है, कंफ्यूजन का परप्लेक्स्ड होगा। आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया इन्होंने जो है, इनका जो वो पोर्शन है, वोकेबुलरी का पोर्शन है, उसके लिए आप इनकी जो मॉड्यूल है आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो।
ये आप लोगों को बड़ा क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, मैंने उन्हें कई बार बोला भी हुआ है कि आप इसके ऊपर नहीं कर सकते, ये लोग कहीं से भी अपना ला सकते हैं। ठीक है? ये कहीं से भी नए वर्ड्स लाके दे सकते हैं आपको, नया वोकैब ला सकते हैं, तो वोकैब में आप इनकी बुक के ऊपर नहीं कर सकते डिपेंड पूरी तरह से। ठीक? फिर चेंज द सेंटेंस इनटू फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है, विल यू टेल मी अ स्टोरी? पैसिव में चेंज करना है। ठीक है? तो इसका सीधा-सीधा हो जाएगा, विल आई सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, वो जो होगा आंसर वो होगा, विल का आपको पता है कि हम लोग विल बी में चेंज करते हैं, और यहाँ पर मी, यू और स्टोरी, लेकिन मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्टोरी है। तो यहाँ पर उसको हमें करना है, तो ये हो जाएगा, विल द स्टोरी बी टोल्ड टू मी बाय यू। ये होगा इसका करेक्ट। थोड़ा सा ही कंफ्यूजन वाला था कि विल द स्टोरी बी टोल्ड, क्योंकि टेल का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड टू मी बाय यू। ये करेक्ट आंसर इसका जो है बनेगा। ठीक है? देन हमारा यहाँ पर दे रखा है कि भैया कॉम्बैट जो होता है, तो कॉम्बैट का सीधा सीधा होता है कि भैया फाइट, क्योंकि होता है ना हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, हैंड टू हैंड फाइट। तो कॉम्बैट वर्ड जो होता है वो फाइट के लिए यूज होता है, क्वेरल, फ्यूड या कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं होता, फाइट के लिए होता है, जहां पर हम लोग लड़ाई कर रहे होते तो उसके लिए होता है ये। देन आपको लेटर टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्म अबाउट द पोस्टपोनमेंट। तो अगर आप लोगों ने आईसीएआई का अपना लेटर पढ़ा हुआ है, तो वहीं से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भैया ये कितना कैसा बनता है ना? वहां पर क्या लिखना था आपको कि ड्यू टू द रीजंस योर इंटरव्यू डेट हैज बीन पोस्टपोन्ड फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इन चीज़ों को डाल करके आपको एंड करना था। तो ये था आपका पूरा पेपर। मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ जो लिखने वाला था वो सिर्फ पॉइंट्स बताए, आपको लिख के नहीं दिया है। बट अगर आपको चाहिए कि मैं नोट मेकिंग या फिर आपकी प्रेसी या फिर अगर आप लोगों को रिपोर्ट वगैरह लिखा हुआ चाहिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प, एंड with that I'll just come up with a new video. Okay, so stay tuned and I hope आप लोगों का पेपर अच्छा गया हो। All the best to you for your results, and yeah, please अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचे। थैंक यू।